नेक्स्ट हम लोग कैलेंडर पर आधारित फार्मूला को देखेंगे। तो कैलेंडर पर आधारित फार्मूला कौन सा है? सबसे पहले आता है कोण पर आधारित प्रश्न। कोण पर आधारित प्रश्न कुछ दिए रहते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए 60h माइनस 11m/2 इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं। दो से इसमें भाग देंगे तो 30h माइनस 11/2m, जहाँ h मतलब होता है आवर, घंटा, m मतलब होता है मिनट। कोण पर आधारित प्रश्न दे देगा 5:30 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो उसके लिए ये फार्मूला लगाएंगे। नेक्स्ट होता है टाइम बेस्ड क्वेश्चन। टाइम बेस्ड क्वेश्चन होता है 2/11 A1 + A2, जहाँ A1 स्मॉलर नंबर गुणे 30, A2 गिवन एंगल। A1 स्मॉलर नंबर गुणे 30, A2 गिवन एंगल। क्वेश्चन देखिए कैसे पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 और 4 बजे के बीच दोनों सुइयां कब एक साथ होंगी? तो कब एक साथ होंगी? एक साथ मतलब होता है कि ये बड़ी सुई और ये छोटी सुई दोनों एक साथ, मतलब 0 डिग्री का कोण। तो गिवन एंगल मतलब 0 डिग्री, गिवन नंबर मतलब स्मॉलर नंबर। पूछ क्या रहा था? 3 व 4 बजे के बीच दोनों सुइयां कब एक साथ होंगी, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। तो A1 मतलब स्मॉलर नंबर गुणे 30, 3 सबसे छोटा नंबर है तो 3 गुणे 30, इसको ऐसे लिखेंगे 2/11 गिवन A1 स्मॉलर नंबर 3 गुणे 30 और उसके बाद प्लस माइनस A2 गिवन एंगल मतलब 0 डिग्री का कोण, ऐसे लिखेंगे। क्वेश्चन जैसे बोला गया है सेम ऐसे ही पूछेगा और ये फार्मूला लगाएंगे, सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट फार्मूला होता है खराब घड़ी। खराब घड़ी के लिए एक फार्मूला है 65 सही 5/11 माइनस टाइम गुणे टोटल टाइम मतलब 24 गुणे 60। ये खराब घड़ी का फार्मूला है। इतने फार्मूले इंपॉर्टेंट हैं, देखते रहिएगा। कैसे कोण पर आधारित प्रश्न ज्ञात करना हो तो 60h माइनस 11m/2 या फिर इसी को थोड़ा सा एक स्टेप आगे सॉल्व करने के लिए करेंगे तो 30h माइनस 11/2m, जहाँ h मतलब होता है हावर मतलब घंटा, m मतलब होता है मिनट मतलब मिनट की सुई वाला रखेंगे। और नेक्स्ट को फार्मूला है टाइम बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा तो 2/11 A1 + A2, प्लस माइनस का मतलब है कि जैसे यहाँ पर प्लस माइनस 0 है तो एक बार प्लस लेकर सॉल्व करेंगे, एक बार माइनस लेकर सॉल्व करेंगे, 2 आंसर मिलेगा। A1 होता है स्मॉलर नंबर गुणे 30, A2 होता है गिवन एंगल। नेक्स्ट है खराब घड़ी 65 सही 5/11 माइनस टाइम गुणे टोटल टाइम मतलब 24 गुणे 60। ये 3 फार्मूला लगाइएगा। अब हमने कहा था इसमें कि कब कौन सा कोण बनेगा, उस पे आगे देख लेते हैं। है 0 डिग्री का कोण, 0 डिग्री का
कोण और 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का कोण। नेक्स्ट है 180 डिग्री का कोण। ये है। ये है 12 घंटे में, ये है 24 घंटे में। इसे मिटा दीजिए और इसे यहाँ तक ले आइए। ये 0 डिग्री का कोण 12 घंटे में कितनी बार? तो 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार। 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का कोण 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में 44 बार। 180 डिग्री का कोण 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार। समझ लीजिए, 0 डिग्री का कोण 12 घंटे में 11 बार और 0 डिग्री का कोण 24 घंटे में 22 बार। 30 डिग्री का कोण 12 घंटे में 22 बार, 24 घंटे में 44 बार बनता है। 60 डिग्री का कोण 12 घंटे में 22 बार, 24 घंटे में 44 बार। 90 डिग्री का कोण 12 घंटे में 22 बार, 24 घंटे में 44 बार। 180 डिग्री का कोण 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार बनता है। क्या 0 डिग्री का कोण, फिर से एक बार समझ लीजिए नहीं तो गलती हो जाएगी। 0 डिग्री का कोण 12 घंटे में 11 बार, 12 घंटे में 11 बार और 0 डिग्री का कोण 24 घंटे में कितनी बार बनता है? तो 22 बार बनता है। 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का कोण 12 घंटे में 22 बार बनता है और 24 घंटे में 44 बार बनता है। 180 डिग्री का कोण 12 घंटे में 11 बार बनता है और 24 घंटे में 22 बार बनता है। क्वेश्चन पूछेगा 0 डिग्री का कोण 12 घंटे में कितनी बार बनता है? तो उत्तर होगा 11 बार। 60 डिग्री का कोण 24 घंटे में कितनी बार बनता है? तो उत्तर होगा 44 बार। 180 डिग्री का कोण 24 घंटे में कितनी बार बनता है? तो 22 बार बनता है और 12 घंटे में 11 बार बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब एक सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है एक घड़ी 10 बार, एक घड़ी 10 बार बजने में, एक घड़ी 10 बार बजने में 36 सेकंड का समय लेती है वह 15 बार बजने में कितना समय लेगी? कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम कह नहीं सकते हैं, हमारे पास कहने के लिए शब्द नहीं है। एक घड़ी 10 बार बजने में 36 सेकंड का समय लेती है तो 15 बार बजने में कितना समय लेगी? इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे पास शब्द नहीं है कहने के लिए। इसे सॉल्व कैसे करेंगे वो देखिए। सॉल्व कैसे करेंगे ये देखिए। कितनी बार बजने में? 10 बार बजने में 36 सेकंड का समय लेती है।
36 सेकंड का समय लेती है 10 बार बजने में। सॉल्व कैसे होगा देखिए, इसी तरीके से, इस तरीके से बनने वाले क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, आंसर 100% सही आएगा। 10 बार बजने में 36 सेकंड का समय लगता है, तो 10 में से 1 घटाएंगे, 10 में से 1 घटाएंगे तो आएगा कितना, 9 आएगा। अब 9 को 36 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 9 को 36 बनाने के लिए 9 में अगर 4 से गुणा कर देते हैं तो 9 चौक 36, 9 को 36 बनाने के लिए 4 से गुणा करेंगे 9 में तो 36 हो जाएगा। अब पूछा क्या है कि 15 बार बजने में, 15 बार बजने में कितना समय लेती है, ये पूछा है। तो पूछा है 15 बार बजने में कितना समय लेगी। जो प्रक्रिया यहाँ की गई है सेम प्रक्रिया यहाँ कीजिए। तो 15 बार बजने में 1 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 14 होगा, 14 हो गया। अब 4 से गुणा यहाँ किए थे 36 लाने के लिए, तो 14 में 4 से गुणा कर देंगे, 14 चौका 56, 56 सेकंड समय लेगी। क्या क्वेश्चन था, एक घड़ी 10 बार बजने में 36 सेकंड का समय लेती है, तो 15 बार बजने में कितना समय लेगी, 56 सेकंड का समय लेगी। कितना सेकंड का, 56 सेकंड का समय लेगी। क्या करेंगे, 10 बार बजने में 36 सेकंड का समय ले रही है, तो 10 में से 1 घटा देंगे और 9 प्राप्त कर लेंगे। 9 को 36 बनाने के लिए कितने से गुणा करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे, तो 9 चौक 36 हो जाएगा। सेम प्रक्रिया दूसरी साइड भी करेंगे। पूछा कितनी बार है, 15 बार बजने में कितना समय लेगी, तो 15 में से 1 घटा देंगे, जैसे हम लोगों ने यहां पर घटाया था। तो 15 में से 1 घटाएंगे 14 होगा। 9 को 36 बनाने के लिए 4 से गुणा किया गया था, तो 14 आया था, 14 में 4 से गुणा कर देंगे और 56 हो जाएगा। इतनी बार 15 बार बजने में 56 सेकंड का समय लेगी। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, उतना हम कह नहीं सकते, हमारे पास कहने के लिए शब्द नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा, पहले 1 घटाएंगे, 9 लाएंगे, 9 को 36 बनाने के लिए 4 से गुणा करना पड़ेगा। फिर 15 बार बजने में पूछा है, तो 15 में से 1 घटाएंगे, 14 आएगा, 14 में 4 से गुणा कर देंगे, 56 प्राप्त कर लेंगे और वही 56 हमारा उत्तर होगा। अब एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, कितने दिन होते हैं, तो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। ये कितने दिन हो गया, 4 3 7 दिन हो गए। अब यहां से एक क्वेश्चन पूछता है, किसी शताब्दी का प्रथम दिन हो सकता है। नेक्स्ट पूछता है, किसी शताब्दी का अंतिम दिन हो सकता है। सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि, ये 7 दिन होते हैं। सवाल पूछेगा किसी शताब्दी का प्रथम दिन कौन कौन सा हो सकता है, और पूछेगा दूसरा किसी शताब्दी का अंतिम दिन कौन कौन हो सकता है। तो किसी शताब्दी का प्रथम दिन सोमवार हो सकता है, किसी शताब्दी का प्रथम दिन सोमवार हो सकता है, मंगलवार
होगा कि नहीं? किसी शताब्दी का मंगलवार किसी शताब्दी का प्रथम दिन या अंतिम दिन हो सकता है कि नहीं? नहीं, मंगलवार ना तो किसी शताब्दी का प्रथम दिन हो सकता है, ना ही किसी शताब्दी का अंतिम दिन मंगलवार हो सकता है। नेक्स्ट है बुधवार। बुधवार किसी शताब्दी का अंतिम दिन हो सकता है। किसी शताब्दी का अंतिम दिन बुधवार हो सकता है, लेकिन किसी शताब्दी का प्रथम दिन बुधवार नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है गुरुवार। किसी शताब्दी का प्रथम दिन गुरुवार हो सकता है, लेकिन किसी शताब्दी का अंतिम दिन गुरुवार नहीं हो सकता। नेक्स्ट है शुक्रवार। शुक्रवार किसी शताब्दी का अंतिम दिन तो शुक्रवार हो सकता है, लेकिन किसी शताब्दी का प्रथम दिन शुक्रवार नहीं हो सकता। नेक्स्ट है शनिवार। शनिवार किसी शताब्दी का प्रथम दिन हो सकता है। किसी शताब्दी का प्रथम दिन शनिवार हो सकता है, लेकिन किसी शताब्दी का अंतिम दिन शनिवार नहीं हो सकता। रविवार किसी शताब्दी का अंतिम दिन रविवार हो सकता है, लेकिन किसी शताब्दी का प्रथम दिन रविवार नहीं हो सकता। और सोमवार जो है ये किसी शताब्दी का प्रथम दिन भी हो सकता है और अंतिम दिन भी हो सकता है। इसमें इतना घैंच पैंच हो गया है, आप लोग समझ ना पाए, इसलिए यहाँ भी लिख दिया जाता है। किसी शताब्दी का प्रथम दिन कौन कौन सा हो सकता है? मंडे। मंडे मतलब सोमवार। इसे ऐसे ना लिख करके ऐसे लिख दिया जाए तो ज़्यादा समझ में आएगा। सोमवार, सोमवार, गुरुवार और शनिवार। शनिवार किसी शताब्दी का प्रथम दिन हो सकता है। नेक्स्ट है शुक्रवार, शुक्रवार, बुधवार, बुधवार, रविवार और सोमवार। सोमवार किसी शताब्दी का अंतिम दिन हो सकता है। किसी शताब्दी का प्रथम दिन, ध्यान दीजिएगा, किसी शताब्दी का प्रथम दिन कौन कौन से हो सकते हैं? सोमवार, गुरुवार, शनिवार। सोमवार, गुरुवार, शनिवार किसी शताब्दी का प्रथम दिन हो सकता है। और शुक्रवार, बुधवार, रविवार, सोमवार किसी शताब्दी का अंतिम दिन हो सकता है। लेकिन सोमवार जो है, कौन सा वार? सोमवार जो है ये किसी शताब्दी का प्रथम दिन भी हो सकता है, प्रथम दिन भी हो सकता है और अंतिम दिन भी हो सकता है। अंतिम दिन भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन मंगलवार, मंगलवार ये दो वार बहुत खतरनाक हैं। सोमवार किसी शताब्दी का प्रथम दिन और अंतिम दिन दोनों दिन हो सकता है, लेकिन मंगलवार ना तो प्रथम दिन और ना ही अंतिम दिन हो सकता है। मंगलवार ना तो किसी शताब्दी का प्रथम दिन हो सकता है और ना ही किसी शताब्दी का अंतिम दिन हो सकता है, लेकिन सोमवार किसी शताब्दी का प्रथम दिन भी हो सकता है और अंतिम दिन भी हो सकता है। गुरुवार और शनिवार किसी शताब्दी का प्रथम दिन हो सकता है। शुक्रवार, बुधवार और रविवार किसी शताब्दी का अंतिम दिन हो सकता है, लेकिन प्रथम दिन नहीं हो सकता है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट हूबहू एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और है, सामान्य वर्ष का पहला दिन, सामान्य वर्ष का पहला दिन एवं अंतिम दिन, सामान्य वर्ष का पहला दिन एवं अंतिम दिन
दोनों समान होते हैं, समान होते हैं। सामान्य वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन दोनों समान होते हैं, लेकिन लीप वर्ष जो होता है उसका समान नहीं होते। तो सामान्य वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन दोनों समान होते हैं। डायरेक्ट एग्जाम में एक लाइन में क्वेश्चन पूछता है, सामान्य वर्ष का पहला दिन एवं अंतिम दिन दोनों समान होते हैं, लेकिन जो लीप वर्ष होता है उसका अगला दिन हो जाता है। तो सामान्य वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन दोनों समान होता है, लेकिन लीप वर्ष का उसका अगला दिन हो जाता है। अब आगे नेक्स्ट एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देखते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? किस वर्ष का कैलेंडर वर्ष 2009 की तरह होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? किस वर्ष का कैलेंडर वर्ष 2009 की तरह होगा? देखिए सॉल्यूशन, देखिए बहुत सरल, बहुत सटीक, एकदम सटीक आंसर आएगा। वर्ष कौन सा है? वर्ष 2009 है। इसको किससे? 4 से भाग दे देंगे, और जब 2009 को 4 से भाग देंगे तो 4 से विभाजिता का नियम, अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देते हैं, पूरा विभाजित हो जाता है तो संख्या 4 से पूरी विभाजित होती है। और अगर अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देने पर संख्या पूरी तरह से विभाजित नहीं होती तो वह संख्या 4 से विभाजित नहीं है। तो 4 को 0-9 में पूरा भाग देंगे तो यहाँ पर R मतलब होता है रिमाइंडर का मतलब होता है शेषफल। 4 दूनी 8, एक शेषफल बचा। हमें शेषफल से ही मतलब है, तो एक शेषफल बचा। तो 2009 में कितना जोड़ देंगे? 6 साल जोड़ देंगे, 6 ईयर जोड़ देंगे। 2009 में 6 साल जोड़ते हैं तो क्या होगा? 9 6 15। इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन पूछा था किस वर्ष का कैलेंडर वर्ष 2009 की तरह होगा, तो 2015 का कैलेंडर वर्ष 2009 की तरह होगा। मतलब 2009 का कैलेंडर अगर हम रख लेते हैं और उस कैलेंडर को 2015 में देखेंगे तो सारे दिन सारे तारीख सेम होंगे, सेम दिन को सेम तारीख पढ़ने वाले हैं। यहाँ से एक नोट पॉइंट निकल के आता है, ये ध्यान दीजिए 6 वर्ष क्यों जोड़ा गया? 6 वर्ष ये, तो यहाँ एक नोट पॉइंट बनाएंगे और लिखेंगे कि यदि ईयर में हम 4 से भाग देंगे और यदि रिमाइंडर 1 बचेगा और यदि रिमाइंडर 2 बचता है और यदि रिमाइंडर 3 बचता है और यदि रिमाइंडर 4 बचता है तो क्या करेंगे? इतना ही बचेगा, 1 2 3 4। यदि रिमाइंडर 1 बचता है तो 6 ईयर जोड़ेंगे। यदि रिमाइंडर 2 और 3 बचेगा तो 11 साल जोड़ेंगे, 11 ईयर, और रिमाइंडर 4 बचता है तो 28 ईयर जोड़ेंगे। ये जोड़ेंगे। जैसे यहाँ एक साल था 2009, उसको हम लोग एक साल 2009 था, इसको 4 से भाग दिए तो रिमाइंडर कितना आया? 1 आया।
तो 2009 में 6 साल जोड़ दिए, रिमाइंडर 1 आया था। ईयर में 4 से भाग दिए, ईयर में 4 से भाग दिए, रिमाइंडर 1 आया, तो 6 साल जोड़ देंगे। अभी 2009 था, 6 साल जोड़े, 2015 आया। इसका मतलब 2009 के कैलेंडर को 2015 में फिर से प्रयोग कर सकते हैं। रिमाइंडर 1 आएगा तो 6 साल जोड़ेंगे, रिमाइंडर 2 और रिमाइंडर 3 आता है तो हम लोग 11 साल जोड़ते हैं, रिमाइंडर 4 आएगा तो 28 साल जोड़ देंगे और उस कैलेंडर का प्रयोग जो आएगा उस साल कर लेंगे। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, किस वर्ष का कैलेंडर 2009 की तरह प्रयोग करेंगे? तो जो वर्ष दिया रहेगा उसमें 4 से भाग देंगे, जो रिमाइंडर 1 आएगा तो 6 साल जोड़ेंगे, रिमाइंडर 2 या 3 आएगा तो 11 साल जोड़ेंगे, रिमाइंडर 4 आएगा तो 28 साल जोड़कर उत्तर को प्राप्त कर लेंगे। अब आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं।